नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी के बारे में। क्रॉस इलास्टिसिटी स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रॉस डिमांड। ठीक है, क्रॉस डिमांड क्या होती है? जब किसी गुड की क्वांटिटी, किसी भी गुड की, जैसे मान लीजिए मैं बात कर रही हूँ एक्स की, तो क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी परचेज्ड विद चेंज इन प्राइस नॉट ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी बट ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, मीन्स जब किसी भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी चेंज होती है प्राइस के साथ, लेकिन ये प्राइस किसका है? ये प्राइस उस पर्टिकुलर कमोडिटी का नहीं है। नॉट ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी मतलब हम एक्स के प्राइस के बारे में बात नहीं कर रहे, हम किसके प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं? बट ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, दैट इज कॉल्ड PR। व्हेन अदर थिंग्स रिमेन द सेम देन इट इज कॉल्ड क्रॉस डिमांड। ठीक है, मतलब सिंपल सा मतलब है कि जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड से, अगर हमारा प्रोडक्ट X है, तो जब इसकी डिमांड इसी कमोडिटी के प्राइस से अफेक्टेड ना होकर रिलेटेड कमोडिटी के प्राइस से अफेक्टेड हो रही है, व्हेन अदर फैक्टर्स रिमेन्स द सेम, तो इस तरह की डिमांड को क्या बोलते हैं? क्रॉस डिमांड बोलते हैं। ठीक है, तो क्रॉस डिमांड दैट मीन्स हम बात कर सकते हैं कि रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट, सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री। तो क्रॉस डिमांड को भी हम दो तरीके से पढ़ेंगे, क्रॉस डिमांड और क्रॉस डिमांड कर्व ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड क्रॉस डिमांड कर्व ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, फर्स्ट हम बात करें सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच यूज इन प्लेस ऑफ ईच अदर फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट। जैसे कि अगर हम बात करें टी और कॉफ़ी, ठीक है, ये दोनों क्या है? सब्स्टिट्यूट हैं। आप टी पिए या कॉफ़ी पीजिए, दे गिव्स इक्वल सेटिस्फेक्शन। हम एडिक्ट लोगों की बात नहीं कर रहे, हम एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं कर रहे। नॉर्मल केसेस में दे बोथ गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो इन दोनों के लिए क्रॉस डिमांड कर्व कैसे बनेगा? देखिए, याद रखिए, क्रॉस डिमांड कर्व बना रहे हैं हम, डिमांड कर्व ऑफ टी नहीं बना रहे। ठीक है, जब हम डिमांड कर्व ऑफ टी बनाते हैं तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, दोनों पर हमें डिमांड ऑफ टी और प्राइस ऑफ टी लेना होता है। लेकिन जब हम क्रॉस डिमांड कर्व ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स बनाते हैं, क्रॉस डिमांड कर्व ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड कैसे बनेगा? हम एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं डिमांड ऑफ टी, क्वांटिटी ऑफ टी, और वाई एक्सिस पर हम ले रहे हैं प्राइस ऑफ कॉफ़ी। ठीक है, तो जब दो रिलेटेड गुड्स में हम डिमांड कर्व बनाएंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्रॉस डिमांड कर्व। ये क्रॉस डिमांड कर्व किसके लिए बन रहा है? सब्स्टिट्यूट गुड्स में। सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या रिलेशन होता है कि अगर टी के प्राइजेस या कॉफ़ी का प्राइस लिया है हमने, कॉफ़ी के प्राइजेस बढ़ जाएं तो टी की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि जो लोग कॉफ़ी पीते थे वो भी अब किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? टी की तरफ, तो टी की डिमांड बढ़ जाएगी। कॉफ़ी के प्राइसेस अगर कम हो जाएं, कॉफ़ी सस्ती लगने लगेगी, तो जो लोग अभी तक टी पीते थे वो भी कॉफ़ी पीना स्टार्ट कर देंगे, तो टी की डिमांड क्या हो जाएगी? कम। दोनों एरो सेम डायरेक्शन में है, यानी कि रिलेशन कैसा है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और जब भी दो वेरिएबल में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है तो कर्व का स्लोप कैसे जाता है? अपवर्ड। ठीक है, लाइक दिस। तो क्रॉस डिमांड कर्व ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड कैसा होता है? क्रॉस डिमांड कर्व ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड इज अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। इट इज अपवर्ड sloping. This is not a demand curve of tea or not a demand curve of coffee. It is a cross demand curve of substitute good. ये ध्यान रखिएगा, x एक्सिस पर टी की क्वांटिटी ली है और y एक्सिस पर कॉफ़ी का प्राइस लिया है. That's why the slope is upward, because there is a direct relationship between price and demand of substitute goods. ठीक है, this is called cross demand. अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करूं तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं टी और शुगर, या कार और पेट्रोल, पेन और इंक, हम किसी की भी बात करें तो क्या होगा. मान लीजिए शुगर जो टी का कॉम्प्लीमेंट्री है, अगर शुगर के प्राइसेस बढ़ने लगेंगे तो चाय कम बनेगी, टी लीव्स कम यूज़ होंगी, टी की डिमांड कम हो जाएगी. अगर शुगर सस्ती हो जाए तो ज़्यादा चाय बनेगी, टी लीव्स का यूज़ ज़्यादा होगा और टी लीव्स की डिमांड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. ठीक है, दोनों एरोज अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कौन सा रिलेशनशिप होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है. ठीक है, और हमने ये पढ़ा है, हमने ये सीखा है कि जब दो वेरिएबल्स में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है तो कर्व का स्लोप हमेशा डाउनवर्ड होता है. तो अगर मैं बोलूँ कि
क्रॉस डिमांड कर्व ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड. व्हाट इज द स्लोप ऑफ क्रॉस डिमांड कर्व ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड? दैट इज डाउनवर्ड स्लोप. ठीक है, एक्स एक्सिस पर हम क्या ले रहे हैं? एक्स एक्सिस पर हम ले रहे हैं डिमांड ऑफ टी, और इफेक्ट किसका डाल रहे हैं इसमें? प्राइस का. प्राइस किसका? प्राइस ऑफ शुगर. ठीक है, प्राइस ऑफ शुगर का. तो कर्व का स्लोप क्या आएगा? नेगेटिव स्लोप, इस तरीके से. ठीक है, दिस इज नेगेटिव और डाउनवर्ड स्लोप. Why this is negative slope or downward slope? Because there is a inverse relationship between cross demand of complementary goods. ठीक है, तो बस इसमें इतना सा ध्यान रखिएगा कि ये जो डिमांड कर्व है, ये डिमांड कर्व किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के नहीं है. ये डिमांड कर्व सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए है, क्रॉस डिमांड कर्व है, और ये भी क्रॉस डिमांड कर्व है कॉम्प्लीमेंट्री गुड का. इसलिए हमने एक्स एक्सिस पर एक प्रोडक्ट लिया है, तो दूसरे एक्सिस पर हमने दूसरे प्रोडक्ट का प्राइस लिया है. ठीक है, दैट इज क्रॉस डिमांड. अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की, दैट इज कॉल्ड क्रॉस इलास्टिसिटी. क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है? क्रॉस इलास्टिसिटी रेफर्स टू अ चेंज इन डिमांड फॉर वन गुड. वन गुड जैसे मैं बोल सकती हूँ कि एक्स की बात कर रहे हैं, इन रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर गुड. अगर मैं वाई की बात करूँ, ठीक है, तो एक के प्राइस में चेंज होने का दूसरे के डिमांड पर क्या इम्पैक्ट होगा? दैट इज कॉल्ड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. कैसे लिख सकते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी को? क्रॉस इलास्टिसिटी ई सी से रिप्रेजेंट होगी. ठीक है, तो क्रॉस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई. ठीक है, डिमांड हमने एक प्रोडक्ट की ली है, तो प्राइस हमने दूसरे प्रोडक्ट का लिया है, दैट इज कॉल्ड क्रॉस इलास्टिसिटी. अब मैं अगर इसको मैथमेटिकली लिखूं तो मैं इसको इस तरीके से लिखूंगी, ई सी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी क्यू. लेकिन ये क्वांटिटी किसकी है? ये क्वांटिटी एक्स की है. ठीक है, डिवाइड बाय क्यू एक्स मल्टीप्लाई बाय 100. प्राइस किसका चेंज करना है? वाई का. तो डेल्टा पी वाई डिवाइड बाय पी वाई मल्टीप्लाई बाय 100. 100 से 100 कैंसिल करेंगे, सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख रहे हैं इसे, तो डेल्टा क्यू एक्स डिवाइड बाय क्यू एक्स, डिवाइड का साइन, डेल्टा पी वाई डिवाइड बाय पी वाई. मल्टीप्लाई के साइन को डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, तो डेल्टा क्यू एक्स डिवाइड बाय क्यू एक्स मल्टीप्लाई बाय पी वाई डिवाइड बाय डेल्टा पी वाई. और डेल्टा डेल्टा के सिंबल्स को एक तरफ ले आए तो फॉर्मूला बनेगा ई सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी. क्यू है एक्स का, पी है वाई का, मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन क्यू. क्यू है एक्स का और पी है वाई का. ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी की तरह ही फॉर्मूला है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन क्यू, लेकिन क्वांटिटी हम ले रहे हैं एक्स की और प्राइस हम ले रहे हैं वाई का. ठीक है, इतना सा डिफरेंस आपको करना है. क्रॉस इलास्टिसिटी के मैंने कुछ मेजरमेंट्स यहाँ पे लिए हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे लिए हुए हैं. ठीक है, क्या है फैक्ट्स देखिए. इफ़ टू गुड्स आर परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स, ठीक है, एक्स और वाई अगर दोनों परफेक्ट सब्सटीट्यूट हैं तो इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या आएगी? इनफाइनाइट आएगी. ठीक है, इफ़ टू गुड्स आर क्लोज सब्सटीट्यूट, जैसे कि टी और कॉफ़ी. टी और कॉफ़ी परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स नहीं होते, क्लोज सब्सटीट्यूट होते हैं. परफेक्ट कुछ भी यूनिवर्स में नहीं होता. दिस इज एन इमेजिनरी कंडीशन, दैट्स वाई द वैल्यू इज इनफाइनाइट. इफ़ टू गुड्स आर क्लोज सब्सटीट्यूट्स लाइक टी एंड कॉफ़ी, तो टी और कॉफ़ी के केस में इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या आएगी? मोर देन 1 आएगी. ठीक है, और इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव. ये ध्यान रखिएगा, क्लोज सब्सटीट्यूट पॉजिटिव वैल्यू शो करते हैं. पॉजिटिव वैल्यू क्यों शो करते हैं? क्योंकि अगर एक का प्राइस बढ़ा दिया जाए तो दूसरे की डिमांड भी बढ़ जाती है. देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, और जब भी डायरेक्ट रिलेशनशिप आएगा आंसर किस में आएगा? प्लस में आएगा, निगेटिव में नहीं आएगा. तो सब्स्टिट्यूट गुड्स की इलास्टिसिटी हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है. इफ़ टू गुड्स आर टोटली अनरिलेटेड, दोनों में किसी तरह का कोई रिलेशन ही नहीं है, तो इलास्टिसिटी क्या होगी? 0. दैट इज अगेन परफेक्ट इन इलास्टिक. एंड इफ टू गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्रीज, जैसे कि टी एंड शुगर,
car and petrol, ink and pen, if two goods are complementaries then the elasticity is negative. ठीक है, नेगेटिव क्यों? क्योंकि अगर एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. ठीक है, अगर चाय की पत्ती महंगी हो गई तो शक्कर का यूज़ भी कम हो जाएगा, क्योंकि चाय कम बनेगी, दोनों को एक साथ यूज़ करना ज़रूरी है, तो इलास्टिसिटी क्या आएगी? नेगेटिव. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखने वाली है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स की क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव होती है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव होती है. अगर आपसे इस तरीके से पूछे एग्जाम में कि एक्स और वाई दो प्रोडक्ट हैं और दोनों की जो क्रॉस इलास्टिसिटी है वो पॉजिटिव है, तो आइडेंटिफाई करिए कि उन दोनों गुड्स में क्या रिलेशन है. तो आपका आंसर होगा दे आर सब्स्टिट्यूट्स. इफ एक्स एंड वाई दे हैव नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी देन व्हाट इज द रिलेशन इन बोथ द गुड्स? तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा दे आर कॉम्प्लीमेंट्रीज. ठीक है ना. तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की नेगेटिव इलास्टिसिटी होती है क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप होता है, और सब्स्टिट्यूट गुड्स की पॉजिटिव इलास्टिसिटी होती है, मोर देन वन होती है, क्योंकि एक का प्राइस बढ़ाते हैं तो दूसरे की डिमांड भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है. दे हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप. ठीक है ना. तो दिस इज क्रॉस इलास्टिसिटी. क्रॉस इलास्टिसिटी के हम एक दो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं कि वैल्यू फॉर्म में इलास्टिसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं. फर्स्ट एग्जांपल जो मैंने लिया है, देखिए, प्राइस ऑफ 1 kg टी इज़ ₹30. एट दिस प्राइस क्वांटिटी इज़ 5 kg. यानी कि जो टी का प्राइस है, प्राइस ऑफ टी, वो कितना है? 30 है, और उस समय पर हम डिमांड टी की कितनी कर रहे हैं? 5 kg कर रहे हैं. ठीक है. इफ़ द प्राइस ऑफ कॉफ़ी इंक्रीज, अब कॉफ़ी का प्राइस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. ठीक है, प्राइस ऑफ कॉफ़ी. तो इनिशियल प्राइस कॉफ़ी का कितना था? 25. प्राइस ऑफ कॉफ़ी बढ़ के, अब आप इसे डैश लगा के लिख लीजिए या 1 और 2 करके लिख लीजिए, कितना हो गया बढ़ने के बाद? 35 हो गया. ठीक है. और उसकी वजह से जो टी की डिमांड है, जो पहले 5 kg थी, वो बढ़ के कितनी हो गई? 8 kg हो गई. यानी कि टी की डिमांड डैश ये कितनी हो गई? बढ़ के 8 हो गई. ठीक है ना. टी के प्राइजेस में कोई चेंज नहीं है. टी की डिमांड में चेंज किसकी वजह से आ रहा है? कॉफ़ी, जो उसका क्या है? सब्स्टिट्यूट है, उसकी वजह से चेंज आ रहा है. आपको फाइंड आउट करनी है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है. तो क्रॉस इलास्टिसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? EC इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P मल्टीप्लाई बाय P अपॉन Q. ठीक है. क्वांटिटी लेनी है आपको x की, यहाँ पर x हमारे लिए है t है, तो क्वांटिटी लेनी है आपको t की, और प्राइस लेना है कॉफ़ी का. डिमांड t की चेंज हो रही है तो क्वांटिटी t की लेनी पड़ेगी. प्राइस कॉफ़ी का चेंज हो रहा है तो प्राइस कॉफ़ी का लेना पड़ेगा. p प्राइस कॉफ़ी का, क्वांटिटी टी की. ठीक है. इस तरीके से फॉर्मूला बनेगा. अब हम चारों वैल्यूज़ पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे. फर्स्ट हमें चाहिए डेल्टा क्यू टी. ठीक है. डेल्टा क्यू टी, तो क्वांटिटी कितना डिफरेंस आ रहा है? 5 to 8. 5 में से 8 माइनस करो या 8 में से 5 माइनस करो, डजेंट मैटर. टी और कॉफ़ी क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूट्स, और सब्स्टिट्यूट्स में कौन सा रिलेशन होता है? इलास्टिसिटी कौन सी होती है? पॉजिटिव. ठीक है. तो आप किसी में से भी किसी को माइनस करो, बाय डिफ़ॉल्ट आंसर पॉजिटिव आना है, इसलिए आप साइन को क्या करोगे? इग्नोर करोगे. ठीक है. तो क्वांटिटी कितनी चेंज हो रही है? 3 से चेंज हो रही है. डेल्टा P ऑफ कॉफ़ी कितना चेंज आ रहा है? 10 का चेंज आ रहा है. इनिशियल प्राइस ऑफ कॉफ़ी हमारे पास में गिवन है 25, और इनिशियल क्वांटिटी ऑफ टी हमारे पास में है 5. ठीक है. मैं इसको क्यू कर देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे. ठीक है. डैश और डैश. ठीक है ना. अब हमारे पास में चारों वैल्यूज़ हैं, मैं फॉर्मूले में इन वैल्यूज़ को पुट कर रही हूँ. दैट इज़ 3 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 5. राइट. अब इसको सॉल्व करें. ठीक है. ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे. 15 डिवाइड बाय 10, तो इलास्टिसिटी कितनी आएगी? 1.5.
और जैसा कि आपको पता है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स की जो इलास्टिसिटी होती है वो हमेशा मोर देन 1 होती है और हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो ये तो वन टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया कि आपको क्या फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन के अंदर, आपको ये फाइंड आउट करना है इलास्टिसिटी कितनी है। एक और तरह का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी के लिए। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखिए एक्स प्रोडक्ट का प्राइस गिवन है 50 रुपीज़ और 50 रुपीज़ पे हम कितना कंज्यूम करते हैं 10 kg, ठीक है। तो प्राइस ऑफ एक्स हमें गिवन है 50 रुपीज़ और सेम टाइम पर क्वांटिटी ऑफ एक्स गिवन है 10 kg। प्राइस ऑफ वाई हमें नहीं पता, एक्स क्या है, वाई क्या है, एक्स और वाई में क्या रिलेशन है हमें ये भी नहीं पता। हाँ, हमें ये दे रखा है कि वाई का प्राइस जब क्या हो गया, से प्राइस ऑफ वाई फॉल फ्रॉम 30 to 25, यानी इनिशियली जो प्राइस था वो 30 था और नेक्स्ट जो चेंज्ड प्राइस है वो कितना हो गया है, ₹25 हो गया है। प्राइस कम होने की वजह से एक्स की डिमांड, एक्स का कंजम्पशन क्या हो गया है, बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है, इनिशियली था 10 और 10 से बढ़ के वो कितना हो चुका है, 12 हो चुका है, ठीक है। एक्स के प्राइसेस का कोई रोल नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है। फर्स्ट हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई में क्या रिलेशन है, दीज आर सब्स्टिट्यूट्स और दीज आर कॉम्प्लीमेंट्रीज, और फिर ये फाइंड आउट करना है कि इनमें इलास्टिसिटी कितनी है। तो देखो, जब हमें ये नहीं पता कि ये सब्स्टिट्यूट्स हैं या कॉम्प्लीमेंट्रीज हैं, तो वैसे तो हम पता लगा सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन देखकर कि प्राइस कम हो गया, डिमांड बढ़ गई, ठीक है। प्राइस कम हो गया, डिमांड बढ़ गई, ठीक है। तो अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे पूछा जाए कि बताइए ये कौन से गुड्स हैं, अगर MCQs के पर्पस से पूछा जाए कौन से गुड्स हैं, तो आपको सॉल्व करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्शन देख के बता सकते हो। देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्रीज टू ईच अदर, ठीक है। ये दोनों गुड्स कौन से हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की इलास्टिसिटी हमेशा क्या आती है, नेगेटिव आती है, ये ध्यान रखिएगा। साइन को इग्नोर करके लास्ट में हमें क्या लगाना है, बाय डिफॉल्ट नेगेटिव साइन लगाना है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कौन सी इलास्टिसिटी होती है, नेगेटिव। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके भी पता लगाते हैं, प्रूफ कर लेते हैं कि दीज आर कॉम्प्लीमेंट्रीज और नॉट। तो इलास्टिसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P मल्टीप्लाई बाय P अपॉन Q। या Q लेना है हमें x का और P लेना है हमें y का, ठीक है। वैल्यूज़ डेल्टा Q, इन दोनों का चेंज कितना है, 2 का है। डेल्टा P कितना है, 5 का है। इनिशियल प्राइस कितना है, 30 का है। और इनिशियल क्वांटिटी कितनी है, 10 की। मैंने साइन इग्नोर किया है, मुझे पता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, मैं लास्ट में इलास्टिसिटी के आगे किसका साइन लगाऊंगी, नेगेटिव का, ठीक है। सॉल्व करें इसे। क्रॉस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 3 2 जा 6 डिवाइड बाय 5, ठीक है। तो उसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -1.2, ठीक है। देखो, मैंने सिर्फ क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए साइन को इग्नोर किया है, लेकिन मुझे ये पता है कि ये गुड्स कौन से कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इसलिए मेरा आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो मैंने लास्ट में बाय डिफ़ॉल्ट इसमें क्या लगा दिया, माइनस का साइन लगा दिया, तो इलास्टिसिटी है 1.2। अगर आप इस तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, तो फिर आप साइन को इग्नोर मत करो, आप सॉल्व करके देखो, आंसर माइनस में आएगा। अब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इलास्टिसिटी माइनस में आ रही है, इसलिए ये गुड कौन से हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है। दोनों ही तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम इनिशियली भी गैस कर सकते हैं कि गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री है, तो लास्ट में माइनस का साइन आएगा, या हम साइन को इग्नोर ना करके क्वेश्चन को सॉल्व करें और इलास्टिसिटी माइनस में आ रही है, तो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दीज गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्रीज, बिकॉज नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी सिर्फ किसकी होती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की होती है, ठीक है। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, गुड्स को आइडेंटिफाई भी करवा सकते हैं और इलास्टिसिटी भी पूछ सकते हैं, दैट इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।